तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा लेक्चर है वो है सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप एल्गोरिथम के ऊपर। इसकी आज हम एग्जांपल करेंगे, ठीक है जी, डायरेक्ट एग्जांपल। इसमें थोड़ा सा बच्चों डिफरेंस है के मैप एल्गोरिथम की निस्बत, वो आज आपको डिफरेंस बताया जाएगा। देन फाइनली आप एसओएम को भी समझ जाएंगे। तो देखें डिफरेंस क्या है बच्चों, एसओएम और क्या नाम था, के मीन्स न्यूरल नेटवर्क में सिर्फ एक डिफरेंस है कि इसमें जो विनर न्यूरॉन होता है वो जिसकी वैल्यू यानी कि लेस होती है वो होता है, ठीक है, यानी H1 और H2। अभी आप समझ नहीं पा रहे होंगे बात को, जिन बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं लिए हुए, तो मैं डायरेक्ट इसी पे बात करूंगा। अब मेरे पास जो क्वेश्चन है ना वो हम इस्तेमाल करने वाले हैं के मीन्स का ही, ठीक है, लेकिन उसको इस्तेमाल करेंगे एसओएम का थ्योरम लगा के, तो हमें समझ आ जाएगी इसके एल्गोरिथम में चक्कर क्या है। ये मेरे पास क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, मैं चेंजिंग आपको बता दूंगा आपके पेपर में जब ये क्वेश्चन आता है तो चेंज कहाँ पे आएगा, ठीक है। देखें वो कहता है एन इंडस्ट्रियल प्लांट मोनिटर्स मशीन्स यूजिंग टेम्परेचर एंड वाइब्रेशन सेंसर्स, ठीक है जी, यानी कि आपके पास एक इंडस्ट्रियल प्लांट है जिसके अंदर मोनीटर मशीन्स क्या कर रही हैं, टेम्परेचर और वाइब्रेशन सेंसर्स का इस्तेमाल कर रही हैं। देयर इज नो लेबल डाटा बट मशीन्स नेचुरली ऑपरेट इन डिस्टिंक्ट रिजिम्स, यानी कि कोई भी लेबल डाटा नहीं है कि यानी कि ये कौन सी आउटपुट है, कुछ भी नहीं है। जस्ट हमारी मशीन जो है वो नेचुरली यानी कुदरती तौर पर इन माहौल में वर्क कर रही हैं, इन माहौल में ऑपरेट कर रही हैं दो कंडीशंस में, एक है नॉर्मल और एक है ओवरलोडेड। और यही आपको आपके क्लस्टर की वैल्यू बताता है, यानी के की वैल्यू बताता है। के मीन से बाहर भी आ जाए तो के हमारा फिर भी डिपेंड कर रहा होता है बच्चों क्लस्टर पे। हम असल में ना के मीन्स यानी नंबर ऑफ क्लस्टर्स होते हैं, कितने यानी आपके न्यूरॉन होंगे। अब यहाँ पे तो दो कंडीशंस थी, लेकिन जो मेरे पास क्वेश्चन है ना, यानी मैं उस क्वेश्चन को दोबारा लिखना नहीं था चाहता, वो उसमें फ़र्क ये है बच्चों, उसमें एक और यहाँ पे कंडीशन रखी गई है। यहाँ पे देखें नॉर्मल और ओवरलोड, और एक और कंडीशन स्टार्ट में उसके, वो मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा क्योंकि मैंने आपको क्वेश्चन समझाना है। ये था नॉर्मल लोड, ये था ओवरलोड और नो लोड, एक ये कंडीशन है उसमें, ठीक है। टोटल देखो कितनी कंडीशंस होगी, तीन होगी, यानी के की वैल्यू तीन, यानी कि नंबर ऑफ क्लस्टर तीन होंगे, नंबर ऑफ न्यूरॉन तीन होंगे। ये सारा चक्कर आ गया इसमें। आगे देखो वो कहता है ऑटोमेटिकली क्लस्टर मशीन यूजिंग इनपुट इन्फॉर्मेशन इनटू डिस्टिंक्ट रीजन्स यूजिंग, ना कि ये आपके क्वेश्चन में लिखा होगा, आपके क्वेश्चन में लिखा होगा यूजिंग सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मेथड एल्गोरिथम, मैप एल्गोरिथम, ठीक है। तो आपके वहाँ ये लिखा होगा और आगे ये नीचे डाटा आपको गिवन होगा, ठीक है। डाटा चाहे आपको जितना मर्जी गिवन हो, वो डिपेंड नहीं करता। क्लस्टर आपके तीन है, यानी कि तीन न्यूरॉन है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये जो मेरे पास डाटा गिवन होगा, ये टेम्परेचर है, यानी कि वो आपको पता है उसने ऊपर लिखा हुआ था कि एक टेम्परेचर सेंसर है, एक वाइब्रेशन सेंसर है। ये भी हो सकता है आपके पास एक और आ जाए, यानी एक्सलेरेशन सेंसर या इस तरह से। तो जितने ये होंगे उतनी आपके पास इनपुट्स होंगी, यानी उतने एक्स होंगे इनपुट्स लेयर में। तो लिहाजा ये तीन भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, समझने की बात है जस्ट। अभी हमने क्या समझा कि आउटपुट लेयर में हमारे पास टोटल तीन न्यूरॉन होने वाले हैं, क्योंकि मेरे पास तीन कंडीशन है, ठीक है। तो इसको पहले हमने नॉर्मलाइज करना है इस डाटा को। अब इस डाटा को नॉर्मलाइज कैसे किया जाए, नंबर ऑफ ट्रायल्स तो हमारे पास 6 हैं, यानी कि 6 दफ़ा हमारे सेंसर्स ने रीडिंग ली है। लेकिन इनको नॉर्मलाइज करने का एक तो ये तरीका कार होता है, अगर ये सिंपल एक स्केल होता तो हम क्या करते, सबसे ग्रेटर वैल्यू पे सबसे ग्रेटर वैल्यू ढूंढते स्केल में, जो कि आपको 32 नज़र आ रही है, और तमाम वैल्यूज़ को 32 पे डिवाइड कर देता। लेकिन इसमें क्या है, मेरे पास दो दो स्केल है, मतलब एक तरफ मैंने टेम्परेचर कैलकुलेट किया हुआ है डिग्री सेल्सियस में, और दूसरी तरफ मैंने वाइब्रेशन कैलकुलेट की हुई है मीटर पर सेकंड में, यानी ये एक डिफरेंट स्केल है, ये एक डिफरेंट स्केल है। तो इनको पता कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ये फार्मूला लिखा हुआ है, क्योंकि ये मैंने के मीन्स न्यूरल नेटवर्क के लिए लगाया था। प्रेजेंट वैल्यू में से, यानी कि जो आप स्केल जिस स्केल को कर रहे हो नॉर्मलाइज, उसकी प्रेजेंट वैल्यू यानी कि 10 है, 10 में से, यानी प्रेजेंट जिस वैल्यू को नॉर्मलाइज कर रहे होगे 10 माइनस मिनिमम वैल्यू, इस पूरे स्केल में मिनिमम वैल्यू आपको क्या नजर आ रही है, 10 सबसे छोटी वैल्यू है। तो 10 माइनस 10 डिवाइडेड बाय मैक्सिमम वैल्यू जो कि 32 है, 32 माइनस 10। तो ये आपके सामने एक नॉर्मलाइजेशन करके भी दिखाई गई हुई है, वो 10 वाली। 10 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 22 आ जाता है, क्योंकि 32 सबसे बड़ी वैल्यू है, 10 सबसे छोटी वैल्यू है, तो 32 माइनस 10 यानी बटे में 22 आएगा। बटे वाला 22 बच्चों चेंज नहीं होगा, बस ऊपर क्या होगा, ये देखो एक्स मिनिमम भी चेंज नहीं होगा, बस एक्स प्रेजेंट चेंज होता जाएगा। बाद में 12 आएगा, फिर 11 आएगा इसकी जगह, फिर 30 आएगा, फिर 32 आएगा, ठीक है। और इस स्केल की जब मैं निकालता हूँ तो देखें ये मेरे पास आती है, देखो सबसे छोटी वैल्यू स्केल के अंदर क्या है, 1 है, तो वो आ गई एक्स मिनिमम की जगह 1। और सबसे प्रेजेंट वैल्यू, यानी मैं पहली वैल्यू को नॉर्मलाइज कर रहा था उस वक्त, तो प्रेजेंट वैल्यू मेरे पास 2 आ गई थी उस वक्त, ठीक है, 2। और बटे में ग्रेटर वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, तो ग्रेटर वैल्यू 9 है और मिनिमम वैल्यू सबसे छोटी वैल्यू 1 है, तो 9 माइनस 1 यानी बटे में हमेशा 8 आना था, तो 1/8 आता था पहली वैल्यू का। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये नॉर्मलाइज करके मैंने ऑलरेडी ना टेबल रखा भी हुआ है, मैं आपको टेबल दिखा देता हूँ। नॉर्मलाइज करके ऑलरेडी मैंने रेडी रखा हुआ था, लेकिन यहाँ पे आपको समझाने के लिए एक दफ़ा फिर से नॉर्मलाइज कर लूँगा मैं।
ये देखें ये नॉर्मलाइज कुछ इस तरीके से आ जाती हैं तमाम वैल्यूज़, ठीक है। पहली वैल्यू जीरो आती है तो ये 1/8, क्योंकि 10 - 10 ये इसकी वैल्यू जीरो कह रहा हूँ, 10 - 10 करने से ऊपर जीरो आ जाएगा, बटे में 22 तो वो जीरो ही रहेगा। और 12 माइनस ये देखो 12 - 10 यानी ऊपर 2 बनेगा, बटे में 22 तो 2/22 करके आप देख लो 1/11 बनता है। 1/11 आप कैलकुलेट करो तो आपको कैलकुलेटर देगा 0.1, ठीक है। ये सारे चक्कर है। जस्ट यार ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, आप इनको मुश्किल ले रहे हो, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट आपको मैं ये कहना चाहूँगा, ये आप समझ गए होंगे सारा कैसे आपने नॉर्मलाइज करना है। तो मैं नॉर्मलाइज करके टेबल को वहाँ पे लिख लेता हूँ और देन हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब आपके सामने ये नॉर्मलाइज करके टेबल को रख दिया गया है, ठीक है। अब हम SOM को परफॉर्म करेंगे यहाँ पे। जैसा कि आपने देखा हमारे पास 3 कंडीशंस थी, यानी कि न्यूरॉन लेयर में हमारे पास आउटपुट लेयर के अंदर 3 यानी कि न्यूरॉन्स होंगे। आज पता नहीं मेरे हैंड को क्या हो गया हुआ है, जैसे सुकर रहा है एक जगह पे। ये H1 आ गया, ठीक है, ये H2 आ गया, ये H3 आ गया हमारे पास, ठीक है। हमने कोई मतलब कि 2 आइट्रेशन कम से कम परफॉर्म करनी होती है, तो मैं कोशिश करता हूँ बच्चों इसमें से ना कोई आपको तो समझाना ही है ना, तो कोई एक आइट्रेशन मतलब कोई एक वैल्यू ले लेता हूँ, कोई एक डाटा ले लेता हूँ जिसके ऊपर मैं आइट्रेशन परफॉर्म कर सकूँ, ठीक है। मैं वो ये वाली ले रहा हूँ। आपने भी कोई ऐसे ही ना सेलेक्ट करके रैंडमली सेलेक्ट करनी होती है। मैं पहली ले रहा हूँ, आप कोई दूसरी तीसरी भी ले सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन ये मुझे कैसे पता चला, मैंने आपको बताया ये मशीन किस इन्वायरमेंट में किस कंडीशन में वर्क कर रही है, उससे पता चला इतने न्यूरॉन है। अब मेरे पास देखो इनपुट डाटा कितना है, कितने स्केल है इनपुट के, 2 स्केल है, तो 2 इनपुट्स होंगी, ठीक है। अगर X1 X2 भी होता तब भी 2 स्केल होते, यहाँ पे ऊपर अगर लिखा होता। अगर तीसरा कोई डाटा होता, फॉर एग्जांपल एक्सेलरेशन का स्केल होता, तो मेरे पास 3 इनपुट्स हो जाती है, X1 X2 X3, ठीक है। तो यार ये कुछ स्पेसिफिक बातें आपको बतानी पड़ती हैं मुझे फिर। अब आपको जैसा कि नज़र आ रहा है कि 2 ही इनपुट्स हैं सिर्फ, एक है X1 के नाम से मैंने टेम्परेचर को प्रेजेंट कर दिया, ठीक है, और X2 के नाम से मैं अपने वाइब्रेशन को प्रेजेंट कर देता हूँ। अब वैल्यूज़ इनको यानी जो इनपुट्स आ रही हैं यानी कि जो मैंने सेट कर दी हैं वो यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर मैंने एक ही पुट करनी है। अदरवाइज़ यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आपकी चेंज होती रहती हैं। आप जानते हैं चेंज कैसे होंगी, यानी कि फर्स्ट आइट्रेशन में कुछ और, सेकंड आइट्रेशन में कुछ और होगा। लेकिन आप यहाँ पे लिख भी दो या ना लिखो, जब आप आइट्रेशन परफॉर्म करने लगो फर्स्ट आइट्रेशन लिखो और X1 और X2 को एक दफ़ा मैंशन कर दो कि उनकी कौन सी वैल्यू आप इस्तेमाल कर रहे हो। तो देखें X1 के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ 0 और X2 के लिए इस्तेमाल हो रहा है, यानी X2 वाइब्रेशन को प्रेजेंट कर रहा है ना, वो 0.125, ठीक है जी। अब ये हर न्यूरॉन को अपनी एक लेयर भेजेंगे, तो इसी तरह से इसको भी जाएगा। अब आपको पता है जो मैसेज यानी कि जो सिग्नल भेजा जा रहा होता है इनपुट से आउटपुट की तरफ, उनका कोई ना कोई यानी कि एक्टिवेशन फैक्टर होता है, यानी जिसे हम वेट भी कहते हैं, W11 W12 इस तरह से हम नाम रखते हैं। तो असल में फॉर्म उसकी होती है WIJ। आई मतलब कि जिस इनपुट से आ रहा है, जे जिस आउटपुट की तरफ जा रहा है। तो आई यानी कि आई की वैल्यू 1 है इन सब में, क्योंकि ये इनपुट 1 से आ रहा है, W11 आएगा पहले सब पे। जिनकी तरफ जा रहा है आगे वो नंबर आएंगे, यानी जे आउटपुट लेयर कौन सी है, 1 की तरफ, न्यूरॉन 1 की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे 1 आ गया, न्यूरॉन 2 की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे 2 आ गया, न्यूरॉन 3 की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है। ये सारा चक्कर है। अब X2 भी इसी तरह से हर एक को अपनी मतलब के भेजेगा। अब मसला ये है, मैंने यार वेट थोड़ा जल्दबाजी में, चलें ठीक है, मैं यानी ये कहना चाह रहा था ऐसे वो उसको कट करके ना जाए ऐसे, चलें ठीक हो गया। ये एक लेयर इसको जाएगी, एक लेयर इसको जाएगी, तो ये आपके सामने नेटवर्क बन चुका है। अब ये भी वही चक्कर है, पहले W222 लिख लो, ठीक है, फिर ये जिसको भेज रहा है ये W2 1 की तरफ यानी 1 आउटपुट की तरफ, ये 2 आउटपुट की तरफ, दूसरे न्यूरॉन की तरफ, ये तीसरे न्यूरॉन की तरफ, ये आपके पास आ गए। इन सब वेट्स को आपने शुरू में इनिशियलाइज करना होता है, अजम्पशन करनी होती है इनकी, ठीक है। और इनकी वैल्यू आपने कहने 100 स्केल पे रखनी होती है, 100 डेसिमल स्केल पे। मैं आपको बताता हूँ, ये -1 से 1 के बीच में हमने असल में वैल्यू रखनी होती है, लेकिन हम लेट अजम्पशन कर लेते हैं। लेट एज्यूम मेरे पास जो W11 है उसकी वैल्यू 0.05 ले लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद जो W12 है उसकी वैल्यू मैं ले लेता हूँ 0.03, ठीक है। W13 है उसकी वैल्यू मैं ले लेता हूँ 0.04, वैसे ही रैंडमली ले रहा हूँ, देखें आपके सामने। फिर W21 है उसकी वैल्यू मैं ले लेता हूँ, चले -0.01, ठीक है। फिर मेरे पास है W22, उसकी वैल्यू मैं ले लेता हूँ 0.01। W23 इसकी चले वैल्यू फिर से 0.05, यानी कि लाजमन नहीं है कि वैल्यू रिपीट ना करे, वैल्यू रिपीट भी कर सकती है।
आगे जाके हमें ना वेरिएबल इस्तेमाल करना होगा ईटा के नाम से, उसको भी आगे लेट करना पड़ता है। तो इसकी वैल्यू मैं पहले ही लेट करके रख लेता हूँ, जो कि 0.5 मैंने सेट कर दिया, ठीक है। और आपको बताता चलूँ, लूजर न्यूरॉन का फार्मूला जो है ना, उसमें भी आपको एक एच मालूम करना होगा, उसका फार्मूला आपको बता दिया जाएगा इंशाल्लाह जब उसकी बारी आएगी। अब बच्चों आपने ना बारी बारी इन तीनों के ऊपर ना ये परफॉर्म करना है। पहले मैं H1 कैलकुलेट करने लगा हूँ। आपको इसका फार्मूला तो पता ही है, सिग्मा ओमेगा आई जे साथ में एक्स आई, ये होता है फार्मूला। अब देखो आई की वैल्यू पहले 1 सेट होती है और जे की वैल्यू भी 1, क्योंकि हमारा जो न्यूरॉन है वो एच जे यहाँ पे असल में होता है ना, एच जे, हमारे जे की वैल्यू 1 है इस वक्त। तो जे 1 है, यानी आ जाएगा W11 X1, ठीक है। फिर आएगा W21, ये देखो ना जो H1 की तरफ लेयर्स आ रही हैं सिर्फ उन्हीं को आप कैलकुलेट करोगे। W11 X1 से ज़रब खा के आ रही है और W21 की लेयर आ रही है X2 की जानिब से ज़रब खा के, ठीक है। तो ये आ जाएगा W21 X2। अब आपको इनके एल्गोरिथम बच्चों याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इनके एल्गोरिथम मतलब कि मुश्किल पेश आती है ना याद करने में, आप इनकी कैलकुलेशंस को समझो। यहाँ पे असल में एच जे लिखा हुआ है, ठीक है, एच जे है ये। अगर आप इसको उस लैंग्वेज में लिख दोगे वहाँ पे अपने एल्गोरिथम में डिफाइन करते हुए कि हम ये स्टेप ऐसे परफॉर्म करते हैं, फिर उसमें से लूज़र न्यूरॉन विनर न्यूरॉन चूज़ करते हैं, फिर आगे ये करते हैं, मतलब अपडेशन करते हैं, तो सारा अगर आप इस तरह से लिख देते हो तो एल्गोरिथम वैसे ही डन हो जाता है बीच में। ज़रूरत ही कोई नहीं है, आपको क्वेश्चन जस्ट आना चाहिए, आप एल्गोरिथम भी साथ ही समझ गए होंगे। तो आगे अब मैं वैल्यूज़ पुट करता हूँ। देखो बच्चों आप सभी जानते हो यार X1 की वैसी वैल्यू 0 है, वो देखो वो X1 की वैल्यू 0 आ रही है इनपुट की तरफ से, तो इसने वैसे 0 हो जाना, इसे लिखने का फ़ायदा कौन है। मैं डायरेक्ट इसके बारे में बात करता हूँ। X2 की वैल्यू है 0.125, ठीक है, इंटू W21 की वैल्यू जो कि हमने कितनी सेट की है यहाँ पे -0.01। इसको चेक करते हैं कितना आता है। 0.01 यानी कि 0.125 मल्टीप्लाई विद 0.01, तो ये जी मेरे पास आ जाता है 0.00125 माइनस 0.00125, ठीक है जी, ये आ गया। अब हम कैलकुलेट करते हैं H2 को। H2 के ऊपर भी आप समझ गए होंगे, अब J की वैल्यू 2 हो गई है, ठीक है, इतना आप समझ गए हैं। और यही फार्मूला आपने एक दफ़ा यहाँ पे लिखना है, तो वो मैं बार बार नहीं यार लिख सकता, मैं डायरेक्ट अब अप्लाई करता हूँ। देखो H2 की तरफ कौन कौन सी लेयर आ रही है, एक है W12 X1 से ज़रब खा के, तो W12 X, सॉरी बच्चों ये जस्ट बिजली गई है तो उसका झटका ही था, यूपीएस भी फिर अप्लाई होते हुए टाइम लगता है। तो W12 जा रही थी अच्छा जी, ये W12 जा रही थी X1 से ज़रब खा के, प्लस ये नीचे से आ रही है W22 X2 से ज़रब खा के, ठीक है। जिसको अप्लाई करें तो X1 सब में 0 आ रहा है, तो यार ये वाली टर्म हर दफ़ा 0 होती जाएगी इस मतलब कि इस आइट्रेशन में, क्योंकि ये जो हम आइट्रेशन परफॉर्म कर रहे हैं ना, फर्स्ट आइट्रेशन है हमारी, यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट आइट्रेशन। तो इस आइट्रेशन में मेरे पास जो मैंने वैल्यू चूज़ की हुई है वो X1 की 0 है, डैट्स वाई ये हर दफ़ा 0 होता जा रहा है X1 की वजह से। इतना तो आप जानते हैं यार, वैल्यू पुट करके भी देख लो उसने 0 ही हो जाना है। तो W22 की वैल्यू जो कि 0.01 आपको नज़र आ रही है, और आगे X2 की वैल्यू जो कि है हमारे पास 0.125, ठीक है जी। तो इसको परफॉर्म आगे भी हमने किया है, जस्ट वहाँ पे माइनस का साइन ज़रब खा रहा था, यानी आ तो यही जाएगा लेकिन पॉजिटिव में आएगा। अब हम H3 देखते हैं कितना आता है। तो देखो बच्चों H3 फाइंड आउट होने जा रहा है। H3 के अंदर क्या फार्मूला लगेगा, देखो H3 की तरफ आ रहा है ओमेगा 13 X1 से ज़रब खा के, प्लस ओमेगा 23 आ रहा है X2 से ज़रब खा के, तो ये फिर से 0 हो जाएगा। और इसकी बात करूँ तो ओमेगा 23 कितना 0.05 है, और X2 की वैल्यू 0.125 है। इसको देखते हैं कितना आता है। तो बच्चों देखो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अपने के मीन्स न्यूरल नेटवर्क में होता क्या है, वहाँ पे ये होता है कि जो ग्रेटर वैल्यू सबसे बड़ी आती है एच में से, एच सभी एचेस में से जो सबसे ग्रेटर वैल्यू होती है वो होता है विनर न्यूरॉन, लेकिन यहाँ पे उसका बिल्कुल अपोजिट होता है एसओएम में। एसओएम में जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू आती है ना, सबसे छोटी वैल्यू, वो होता है हमारे पास विनर न्यूरॉन, और बाकी होते हैं लूज़र न्यूरॉन। और यहाँ पे लूज़र न्यूरॉन्स को भी अपडेट करना पड़ता है, ठीक है, ये इसका एक रूल है। तो अब देखें ज़रा इन सब में से, इन तीनों में से छोटी वैल्यू किसकी नज़र आ रही है, H1 की सबसे छोटी वैल्यू है, माइनस में है, तो H1 हुआ जी हमारे पास विनर न्यूरॉन। तो ये मैंने जैसे भी परफॉर्म किया ये एग्जैक्ट यानी ठीक ही समझा जाएगा। और
विनर न्यूरॉन जैसा कि H1 सबसे छोटा आया है, तो विनर न्यूरॉन है हमारे पास कौन सा, H1, और उसके वेट सबसे पहले आप अपडेट करेंगे। यहाँ पे होता क्या, विनर न्यूरॉन के भी बच्चों वेट्स अपडेट होते हैं और लूजर न्यूरॉन के भी वेट अपडेट होते हैं, ठीक है। पहले आपने ये मेंशन करना है कि H1 विनर न्यूरॉन है, ठीक है, और बाकी के दोनों लूजर हैं, ये वैसे ही पता चल जाएगा। ये आपका स्टेप हो रहा है परफॉर्म अभी। अब हम इसके वेट अपडेट करते हैं। देखिए वेट अपडेट करने का इसका तरीका आपको याद होगा, प्रीवियस वाला ही है, ओमेगा आई जे इज इक्वल टू ओमेगा आई जे प्लस यहाँ पे हमारे पास आता है प्लस ईटा इंटू एक्स आई माइनस ओमेगा आई जे, ये फार्मूला है। तो परफॉर्म करो यार, देखो सिंपल सी बात है, जो H1 के फार्मूले में वेट्स इस्तेमाल हुए हैं वही अपडेट होने हैं, सिंपल है, काफ़ी यार लॉजिकल बात है, ठीक है। तो देखो मैं परफॉर्म करके दिखाने लगा, ओमेगा आई जे पहले यानी ओमेगा 1 1 हमने अपडेट करना है, आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू भी 1 है, पुट करते जाओ, आई 1 जे 1 प्लस ईटा एक्स, आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू भी 1 है, तो ये आ जाएगा 1 1। तो ले जी देखे फार्मूला बन गया, जस्ट आपके सामने मैंने बनाया। तो ओमेगा 1 1 तो इस साइड पे तो वही रहेगा, हम फार्मूले में वैल्यूज पुट करने लगे क्योंकि ये वैल्यू अपडेट हो रही है असल में। ओमेगा 1 1 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 0.05 थी, तो ये पुट कर दें, प्लस ईटा की वैल्यू जो कि हमने 0.5 टेक यानी कि ली हुई है, x1 की वैल्यू आपके सामने 0 है, माइनस W11 की वैल्यू है हमारे पास 0.05। हाँ जी, अब देखते हैं ये कितना बनता है, 0.05 प्लस 0.5 इंटू माइनस 0.05, यानी ये ऐसी है यार जैसे एक चीज़ में से हाफ माइनस किया जा रहा है, तो ये आता है 0.025, ठीक है बच्चों। ये आपके पास वेट अपडेट हो गया W11, लेकिन एक और वेट है ना जो H1 की तरफ जाता है, विनर न्यूरॉन की तरफ, वो है W21। तो अब W21 अपडेट करने लगो तो देखो आई की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट हो गई है, जे की वैल्यू 1 पुट हो गया, तो इसको पुट करते जाओ, क्या इक्वेशन आ जाएगी, W21 प्लस ईटा एक्स, आई की वैल्यू मेरे पास अब 2 है, तो x2 माइनस W21, ये चीज़ बन गई। वैल्यूज़ पुट करो, W21 की कितनी वैल्यू आपके पास रह चुकी थी, माइनस 0.01 थी, प्लस ईटा की वैल्यू 0.5 इंटू x2 की वैल्यू जो कि 0.125 है, माइनस W21 की वैल्यू जो कि हमारे पास कितनी है, माइनस 0.01 है, तो माइनस माइनस होकर प्लस हो जाएगा 0.01। अब इसको देखें कितना वैल्यू बनता है, माइनस 0.01 प्लस 0.5 इंटू 0.125 प्लस 0.01, तो ये बच्चों मेरे पास आ रही है वैल्यू इसकी 0.057, 0.057, ये इसका वेट अपडेट हुआ है, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, हमारे पास पहले इसकी वैल्यू थी माइनस 0.01, अब ये हो चुकी है 0.057। ये देखें यहाँ पे दो वेट्स अपडेट हो गया जो कि विनर न्यूरॉन के थे, ठीक है जी। जितनी होती है ना इनपुट्स उतने ही एक न्यूरॉन को वेट्स मिल रहे होते हैं। अब आते हैं लूजर न्यूरॉन के वेट्स की तरफ। लूजर न्यूरॉन के वेट्स कैसे अपडेट होंगे, ये देखें दूसरा पॉइंट, अब लूजर न्यूरॉन के वेट्स अपडेट होने स्टार्ट होने लगे हैं। तो लूजर न्यूरॉन में आपको पता है एक तो H2 आता है और एक H3 आता है। तो H2 की तरफ पहले बात करते हैं, पहले तो मैं फार्मूला लिख देता हूँ। लूजर न्यूरॉन का बच्चों देखो फार्मूला क्या है वेट अपडेट करने का, डब्ल्यू आई जे इज इक्वल टू WIJ प्लस ईटा, यहाँ पे जस्ट एक H का फ़र्क आ जाता है, H यहाँ पे इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। और आगे यही फार्मूला होता है XI माइनस WIJ। अब आप सब भी पूछेंगे कि सर ये H कहाँ से लाएं, ये H, इसको वैसे HT भी कहा जाता है, ठीक है, यानी कि ये T जो है ना आइट्रेशन को प्रेजेंट कर रहा होता है। तो मैं ये आपको फाइंड आउट करके दिखाता हूँ कैसे फाइंड आउट करना है। ये न्यूरॉन वाला H नहीं है बच्चों, ये न्यूरॉन वाला H नहीं है, ठीक है। ये एक्टिवेशन के लिए एक H होता है जिसे हम, यानी कि इसको कहा जाता है नेबरहुड एक्टिवेशन। तो HT इज इक्वल टू, देखो इसका फार्मूला मेरे पास सिग्मा नॉट E की पावर माइनस T ओवर लैम्डा। अब यहाँ पे आप सभी सोच रहे होंगे कि ये जो अपना मतलब कि सिग्मा है और ये लैम्डा है ये कहाँ से उठ कर आएंगे यार। सिग्मा आपको याद होगा ये हमने स्टडी किया था रेडियल बेसिस फंक्शन के अंदर, इसको भी लेट ही किया जाता है बच्चों। और ये जो लैम्डा है लैम्डा भी लेट ही किया जाएगा। इसको सिग्मा को मैं 0.5 लेट कर लेता हूँ, ठीक है। लेट अजम्पशन आपने यहाँ पे रखनी है फिर से जैसे ईटा को किया था। ईटा इज यानी सिग्मा इज इक्वल टू हमारे पास 0.5 आ गया, इसको मैं 0.5 रख लेता हूँ। और ये जो लैम्डा है बच्चों लैम्डा भी आपने लेट कर लेना है, इसको मैं 0.45 रख लेता हूँ। कभी कभार ये क्वेश्चन में ही गिवन होता है, ठीक है। लैम्डा अगर ना गिवन हो तो आप लेट कर सकते हैं, वैसे ज़्यादातर ये गिवन होता है।
और ये जो टी है, ये टी नंबर ऑफ़ आइट्रेशन होता है। हमारे पास नंबर ऑफ़ आइट्रेशन पहली चल रही है, तो ये एच जो है इसमें टी की जगह वन पुट होगा, ठीक है। अब मैं वन पुट करता हूँ तो इसको एच वन तो नहीं वैसे कह सकते, ये असल में ना टी यहाँ पे मेरे ख्याल में नहीं लिखा होता, ये एच टी नहीं होता, सिंपल एच होता है। वैसे आप एच टी को नाम ना इसका चेंज करें, सिर्फ एच टी भी रहने दो तब भी ठीक है, क्योंकि आप सभी जानते हैं ये नेबरहुड एक्टिवेशन है। तो सिग्मा की जगह यहाँ पे सिग्मा नॉट की जगह 0.5 आ गया, ठीक है। ई की पावर -1/0.45 आ गया, ठीक है। अब इसको अप्लाई करके देखें क्या वैल्यू आती है, और वो यहाँ पे पुट करनी है आपने हर वेट के लिए। लेकिन ये मेरी बात याद रखिएगा, जब आइट्रेशन 2 आ जाएगी तो यहाँ पे 2 पुट हो जाएगा ऊपर टी की जगह। 0.5 एक्सपोनेंशियल की पावर मेरे पास है जी -1 डिवाइडेड बाय 0.45। तो ये बच्चों आ जाता है आपके पास 0.054, 0.05। आगे 4 लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं है, 0.05 तक की बहुत है, ठीक है। इसकी ये वैल्यू आती है। अब इसका इस्तेमाल करते हुए ये बाकी के वेट्स अपडेट कर दें जो लूज़र वाले हैं। यहाँ पे W11 और W21 हो गए, इसका मतलब पीछे के जितने हैं वो सारे अपडेट करने हैं। W12 है, W22 है, फिर W13 है, W23 है। तो आए पहले करते हैं W12 को अपडेट। W12 यानी आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 2 है, प्लस ईटा की वैल्यू जो कि हमारे पास पहले से 0.5 है, इसकी वैल्यू जो कि 0.05 है। और आगे एक्स आई की वैल्यू हमारे पास इस वक्त 1 है, तो यह x1 है, माइनस WIJ की जगह आ जाएगा W12। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं। W12 ये बच्चों मैंने इसलिए यहाँ पे इकट्ठा इस तरह से लिखा क्योंकि हम इनका मल्टीप्लिकेशन पहले ही फाइंड आउट कर लेते हैं, ताकि ये बार बार ना फाइंड आउट करना पड़े, सिर्फ एक कांस्टेंट लिख दिया करेंगे जो आएगा, ठीक है। W12 की जगह मेरे पास क्या पुट हो जाएगा, उसकी वैल्यू जो कि आपको दिखाई देता हूँ मैं। W12 की वैल्यू वो देखें, वो 0.03 लिखी हुई, 0.03 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन निकाल के रख लेते हैं, क्या आता है 0.5 मल्टीप्लाई विद 0.05। तो ये बच्चों आ जाता है 0.025। इसकी जगह आपने अब बार बार 0.025 पुट करना है, क्योंकि ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आता है 0.025 इस आइट्रेशन में, ठीक है। सिर्फ इस आइट्रेशन में, क्योंकि आने वाली आइट्रेशन में एच की वैल्यू फिर से चेंज हो जाएगी। तो इनटू एक्स की वैल्यू आप पहले से ही जानते हैं 0 है, x1 की वैल्यू माइनस W12 की वैल्यू 0.03 है। अब इसको कैलकुलेट करके देखते हैं कितनी आ जाती है। 0.03 प्लस 0.025 इंटू माइनस 0.03। तो ये मेरे पास बच्चों अब इसकी वैल्यू आ रही है 0.029, 0.029, ठीक है जी, ये आ रही है। तो अब W12 के बाद हम W13 को करते हैं आप, तो यहाँ पे आ जाएगा W13 प्लस ईटा एच टी इंटू एक्स आई की जगह मेरे पास इस वक्त क्या है 1 है, तो x1 माइनस W13। तो वैल्यूज़ पुट कर दो। W13 की वैल्यू आपको मैं दिखा देता हूँ, वो देखें वो 0.04 थी हमारे पास, ठीक है। तो 0.04 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमने आगे देखा क्या आता है 0.025 आता है। ये बैक जो नॉइज़ आपको आ रहा है उसके लिए माजरत, जस्ट ये बच्चे तंग करते रहते हैं बंदे को। 0.04 क्योंकि x1 0 है, ठीक है बच्चों। अब 0.04 प्लस 0.025 इंटू माइनस 0.04, तो ये बच्चों आपके पास आ जाएगा 0.039, ठीक है। अब ये दोनों तो हो गए, आगे पीछे रह जाते हैं W22 और W23, ये दो वेट्स रह गए, इनको भी अपडेट कर दें क्योंकि ये भी लूज़र न्यूरॉन के वेट्स हैं। वीडियो लंबी हो गई है लेकिन इसमें आपको कंसेप्ट सारा मिल जाएगा। W22 प्लस ईटा एच टी, x1 की जगह अब हमारे पास x2 होने वाला है क्योंकि अब i की वैल्यू 2 हो चुकी है, तो x2 माइनस W22। W22 की वैल्यू आप चेक कर सकते हैं 0.01 है, ठीक है। तो 0.01 प्लस 0.025 क्योंकि इसकी वैल्यू 0.025 बनती है, इंटू x2 की वैल्यू जो कि 0.125 है हमारे पास, माइनस W22 की वैल्यू जो कि आपने देख चुके हैं 0.01 है। अब इसको सॉल्व कर ले कितना बनता है। तो ये बच्चों मेरे पास इसकी वैल्यू अपडेट होके आ रही है 0.012, ठीक है जी, ये मेरे पास आ रही है इसकी वैल्यू। अब हम W23 करते हैं,
लास्ट वेट है, इसको अपडेट करते हैं। तो ये W23 आ जाएगा प्लस ईटा HT नेबरहुड एक्टिवेशन X2 ही आएगा क्योंकि ये 2 है, और देन माइनस W23 आ जाएगा। तो W23 की वैल्यू आप चेक कर सकते हैं कितनी है। W23 की वैल्यू है हमारे पास 0.05, ठीक है। तो 0.05 प्लस 0.025 इंटू X2 की वैल्यू आप देख ही चुके हैं जो हमने पहले पुट किया, माइनस 0.05 इज़ इक्वल टू, अब ये चेक करते हैं कितना बनता है। 0.05 प्लस 0.025 इंटू 0.125 माइनस 0.05। तो ये बच्चों मेरे पास आ रही है वैल्यू इसकी 0.052। तो इनमें थोड़ा थोड़ा सा मतलब कि क्या हुआ है, अपना अपडेट आया। अब बच्चों ये पता क्या होगा, मेरी बात सुनिएगा, ये आइट्रेशन ऐसे ही चलती रहेंगी। आगे जब सेकंड आइट्रेशन आएगी ना तो टी की वैल्यू 2 हो जाएगी, आपका ये जो एच है ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये टी यानी यहाँ पे 2 आ जाएगा तो एच टी की वैल्यू फिर से चेंज हो जाएगी आपके दूसरे फार्मूले में जो लूजर न्यूरॉन्स हो गए। इसके बाद आपने पता क्या करना, मैं आपको बताता हूँ। ये वेट्स अपडेट हो गया ना सारे, इसमें सारे ही वेट्स अपडेट हो जाते हैं, सारे वेट्स अपडेट हो गए हैं। आपने क्या करना है, कोई और इसमें से ना आपने एक मतलब वैल्यू उठानी है और उसके ऊपर भी इसी तरह से सेम रूल सारा अप्लाई करना। वो आपकी सेकंड आइट्रेशन चल रही होगी तो उसके अंदर भी कोई एक विनर न्यूरॉन आएगा और बाकी सारे लूजर न्यूरॉन आएंगे, ठीक है। तो जो विनर न्यूरॉन होगा उसके वेट्स आपने देखा या सिंपल प्रीवियस रूल के अकॉर्डिंग के मींस न्यूरल नेटवर्क के अकॉर्डिंग ही आप उनको अपडेट करेंगे। और जो बाकी होगा दूसरा अपना लूजर न्यूरॉन, उसका आपने देख ही लिया क्या चक्कर है, एच को बस जस्ट मालूम करना पड़ेगा और फिर से सारे अपडेट हो जाएंगे। तो ये सेकंड आइट्रेशन होगी, उसमें टी की वैल्यू जस्ट 2 होगी। तो ये आपके सामने मैंने मिसाल कर दिया हल। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अभी मुझे इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।